दोस्तों जैसे जैसे व्यापार बढ़ रहा है, इसके साथ ही जो पैसों से संबंधित मामले हैं उनमें तेजी से ग्रोथ हो रही है। इसका जीता जागता उदाहरण है चेक बाउंस का केस। चेक बाउंस का केस इतनी तेजी से बढ़ रहा है, चेक बाउंस के केस इतने ज्यादा किए जा रहे हैं जिनकी कोई हद नहीं है। लोग बिना कुछ सोचे समझे दूसरे व्यक्ति पर चेक बाउंस का केस कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को सबक कैसे सिखाया जाए, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कैसे कराई जाए जो कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध झूठा चेक बाउंस का केस करता है, या आप चेक बाउंस के केस से कैसे बच सकते हैं, आज की इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं। दोस्तों मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। आपको पता हो कि कौन सा कार्य कानून के दायरे में आता है, कौन सा कार्य कानून के दायरे से बाहर। तो यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप जानिए कि चेक बाउंस किसे कहते हैं। यदि आपको किसी ए व्यक्ति ने चेक दिया, आप उस चेक को लेकर के गए बैंक में। फॉर एग्जाम्पल यदि वो चेक 10,000 रुपये का है, आपने वो चेक बैंक के कर्मचारी को दिया कि मुझे इसके बदले पैसे दीजिए, और आपको बाद में पता चले कि वो चेक था 10,000 का, लेकिन उसके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, 10,000 रुपये उसके अकाउंट में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हो जाता है चेक बाउंस। और जब चेक बाउंस हो जाता है तो वो व्यक्ति जिसको चेक मिला हुआ है वो इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करा सकता है, उसके विरुद्ध चेक बाउंस का केस कर सकता है जिस किसी भी व्यक्ति ने उसे चेक दिया है। अब दोस्तों देखिए इसका प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले जिस व्यक्ति को चेक दिया गया है, जिसका चेक बाउंस हो गया है, उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है इसके द्वारा जिस व्यक्ति को चेक मिला है। ये व्यक्ति उसको एक लीगल नोटिस भेजता है कि मेरे पैसे 15 दिन के अंदर लौटाओ, नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर मेरे पैसे को लौटाओ। ये नोटिस दिया जाता है धारा 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1861 के तहत, या प्रक्राम में लिखित अधिनियम 1861 के तहत नोटिस दिया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि वो 15 दिन के अंदर उसकी रकम, जो वो चेक की रकम हो, वो इस व्यक्ति को लौटाए। यदि वो व्यक्ति इस रकम को नहीं लौटाता है तब उसको क्या करना है। देखिए इसकी दो कंडीशन हो सकती है। यदि आपने सही में उसे चेक दिया था और आपका चेक बाउंस हो गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब उसने आपको नोटिस भेजा है तो आपको उसके पैसे दे देने चाहिए। लेकिन इसका दूसरा होता है, यदि आपका चेक कहीं पर चोरी हो गया था, कहीं से उठा लिया गया था, कहीं पर आपका चेक गुम हो गया था और आपके विरुद्ध झूठा चेक बाउंस का केस किया जा रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है कि जो नोटिस आपके पास आया है, आपको उस नोटिस का जवाब देना होता है। जवाब देने के लिए आप किसी एक वकील से मिल सकते हैं। वकील को अपनी सारी बातें बताइए, किस तरीके से आपका चेक बाउंस हुआ, कौन ये व्यक्ति है जिसको मैंने चेक दिया था और ये मेरे विरुद्ध चेक बाउंस का केस करना चाहता है। तो आपके वकील साहब जो होंगे वो उस व्यक्ति को उस नोटिस का जवाब भेजेंगे। नोटिस के जवाब में बताएंगे कि किस तरीके की कंडीशन है, पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। तो फिर उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिसने आपके पास चेक भेजा है कि तुम्हारे विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा किया जाएगा, अमानत में खयानत का मुकदमा किया जाएगा। जो तुमने झूठा चेक बाउंस करने जा रहे हो, इसके लिए तुम्हारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वो व्यक्ति यदि चाहता है, यदि वो उस जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो आपका केस यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति आपके जवाब से संतुष्ट नहीं होता तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत न्यायालय में केस दायर करेगा, जिसे कहते हैं चेक बाउंस का केस। आपके विरुद्ध यदि चेक बाउंस का केस हो जाता है तब आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको आएगा अदालत से समन। अदालत का बुलावा आता है कि न्यायालय में जो तारीख नियत होती है, आपको उस तारीख पर उपस्थित होना है। किस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध केस किया है, क्या उस केस का नंबर है, कौन से साल में वो केस किया गया, किस धारा के अंतर्गत वो मामला है। तो ये सभी बातें समन में लिखी जाती है और आपको अदालत में बुलाया जाता है और आपको कोर्ट में बुलाया जाता है। तो जब आपके पास समन आता है तब आपको कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट में आपको बताना होगा, आप अपने वकील को कीजिए, वो धारा 145 सब क्लोज 2 के तहत ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उस व्यक्ति को जिरह करने के लिए बुलाएंगे जो भी शिकायत करता है, और जो उसका गवाह है उन सभी से जिरह की जाती है। जिरह के दौरान जो बातें होती है उन सभी को लिखा जाता है। और दोस्तों जब शिकायतकर्ता और उसके गवाह से जिरह कर ली जाती है, उसके बाद होते हैं फाइनली 313 के बयान। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान किए जाते हैं। उसमें जो आरोपी है वो बता सकता है कि किस तरीके से उसे फंसाया गया, किस तरीके से उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा दायर किया गया। यही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। आपको अपने बयानों में आपको सही बातें बतानी है, आपको अपने बयानों में सभी बातें बतानी होती है, किस तरीके से आपके विरुद्ध वो झूठा मुकदमा किया गया। दोस्तों जो आरोपी है उसके बचने के लिए अब मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहले वो व्यक्ति कह सकता है कि मेरा चेक चोरी हो गया था और चोरी होने के बाद उस व्यक्ति ने मेरे चेक का दुरुपयोग किया और उसमें मेरी मर्जी के बिना अमाउंट को भर करके बैंक में ले गया, जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। मेरा चेक चोरी करके इसने फर्जी अमाउंट भरा है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये बात आरोपी अदालत में बता सकता है, जिसके लिए आरोपी को एक एफआईआर की कॉपी दिखानी होगी जब उसका चेक चोरी हो गया था, जो उसने एफआईआर पुलिस स्टेशन में की थी। इससे आपका केस मजबूत होता है, आपके पक्ष में फैसला आने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आप एफआईआर की कॉपी दिखा देते हैं, जो आपने एफआईआर जब की थी, तो आपका चेक चोरी हो गया था, जो आपने एफआईआर की थी उसकी कॉपी आपको कोर्ट में दे देनी है।
यदि आपके पास एफआईआर की कॉपी होती है तो आपके पक्ष में फैसला आने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों दूसरी बात, आरोपी कह सकता है कि जो शिकायत करता है उसकी आरटीआर की कॉपी मंगाओ। आरटीआर की कॉपी में यह लिखा होगा कि उसने कब मुझे पैसे दिए हैं, क्योंकि न्यायालय ने कई मामलों में ऐसा कहा है कि यदि आप किसी को उधार देते हैं तो उसे इनकम टैक्स रिपोर्ट में दर्ज करवाना जरूर चाहिए। तो यदि ऐसा होता है तो आपको उसकी इनकम टैक्स की रिपोर्ट मंगवा लेनी चाहिए। दोस्तों तीसरी बात, आरोपी कह सकता है यदि उस व्यक्ति की जो शिकायत करता है यदि उसकी आय कम है, यानी कि वो सपोज दैट यदि वो 10-15 हज़ार रुपये महीने के कमाता है और उसके पास चेक है वो लाखों में, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप कह सकते हैं कि इसकी इतनी आय नहीं है, इसकी इतनी हैसियत नहीं है, तो इसने फर्जी अमाउंट भरा है जिसकी जानकारी मुझे नहीं है। और दोस्तों चौथी बात, आरोपी कह सकता है जिसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है वो व्यक्ति कह सकता है कि ये चेक कब दिया गया, किस समय दिया गया, किस जगह दिया गया, किस उद्देश्य के लिए दिया गया, ये शिकायतकर्ता को बताना होगा। यदि वो इन सभी चीजों को अपने केस में मेंशन नहीं करता तो तब भी आपके पक्ष में फैसला आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी बातें थी जिनकी जानकारियां आप लोगों को होना जरूरी है। चेक बाउंस का केस यदि आप पर दर्ज हो गया है तो आप उसमें अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श, आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। यदि आप कोई लीगल परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी प्रॉब्लम का, जो कोई भी आपको लीगल प्रॉब्लम हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।